नमस्कार दोस्तों। जोश आई एस पी सी एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स का जो आगामी टीचर्स बनने वाले हैं उनके फ़ोन कॉल्स के आधार पे उन लोगों का एक डिमांड था कि सर आगामी टाइम बहुत कम बचा है, एग्ज़ाम का जो है समय बहुत कम है, तो इसमें प्रैक्टिस सेट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा एक सफलता सुनिश्चित करने के लिए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। तो इस बातचीत के क्रम में एक और मालूम चला कि कौन सा प्रैक्टिस सेट अधिक उपयुक्त है और कहाँ से अच्छी तैयारी संभव हो सकती है। तो मैंने मार्केट को वॉच किया, स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की और इन सभी के आधार पे एक फाइनल रिजल्ट आया कि डॉक्टर रंजित सिंह आईएएस जो बिहार में पदस्थापित है वर्तमान में, उनका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है मिशन 50 आईएएस, उनका प्रैक्टिस सेट करवाया जाए। काफ़ी अच्छा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि प्रैक्टिस सेट मैं करवाऊंगा एग्जाम तक, यदि आप मेरे साथ अगर सभी सही रूप से, अगर आप जिस प्रकार से मैं प्रैक्टिस सेट को करवाऊंगा, अगर यदि आप उसमें गहनता के साथ, लगन के साथ, धैर्य के साथ यदि करते हैं, तो आप अपना एक सीट कन्फर्म समझिए, यानी सुनिश्चित समझिए कि आपको सफलता में कोई नहीं रोक सकता है। चलिए दोस्तों, ये मेरा प्रथम प्रैक्टिस सेट है और ये मिशन 50 आईएएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। आपके लिए आपकी सफलता में बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन एक। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि जो मैं क्वेश्चन है, सबसे पहले आप आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या आप आंसर दे पाते हैं या नहीं। उसके बाद मैं आपको आंसर को डिटेल्ड एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, साथ ही में एक आपको बात बता दूं कि मेरा मकसद कतई नहीं रहेगा कि एक प्रश्न का आपको आंसर बताना। मैं आपको इस आंसर के माध्यम से, ये चार विकल्प आप देख रहे होंगे ए बी सी डी, यानी समझ लीजिए कि यदि मैं आपको एग्जाम्पल में अगर लूं कि 50 क्वेश्चन आज आप किए, तो 50 नहीं कर रहे हैं, 50 के साथ चार विकल्प, यानी 50 को 4 से मल्टीपल कर दीजिए, यानी कि 200 क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे। यानी मेरा मकसद है कि आपको नॉलेज रीच बनाना, साथ ही ट्रिक्स ट्रिक्स जो मेरा अपना यूपीएससी बीपीएससी को लेकर के अनुभव है, उसके माध्यम से आपको ट्रिक्स बताना कि क्या इसका आंसर एग्जैक्ट होना चाहिए। एलिमिनेशन डेवलप करवाना, यानी एलिमिनेशन टेक्निक को डेवलप करवाना, जिससे अब बहुत आसानी से, बिना ज़्यादा कोई परेशानी से आप एग्जामिनेशन हॉल में आंसर को टिक कर पाएंगे। यानी आप स्मार्ट मेथड से, स्मार्ट तरीका से जो है आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएं। किसमें? फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं दावे से कहता हूं फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, बट धैर्य के साथ मेरे साथ करें आप। प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मैं आपके साथ बना रहूंगा, कंटिन्यू आप इसको करें। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। दोस्तों, पहले आप लोग आंसर दे लें, फिर मैं आंसर देता हूं, पॉज कर लेंगे, आप फिर मेरे साथ आंसर मिलाएंगे और साथ ही अपनी नॉलेज को रीच करेंगे। देखते हैं क्या होना चाहिए। दोस्तों, मैं अगर छोटा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं मैप के माध्यम से, तो ये नीलगिरी पार्ट जो है यहाँ है, ठीक है। ये नीलगिरी को कहा जाता है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु, और ये कहा जाए कर्नाटका कर्नाटका केरला तमिलनाडु का ये ट्राई जंक्शन पार्ट है। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं कि आखिर यहाँ कहाँ से ये होना चाहिए, इसमें कौन सा हिस्सा है। साइलेंट, बिल्कुल दोस्तों, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है। पेरियार दोस्तों नहीं है। पेरियार क्या होता है कि ये नीचे वाला कर्नाटक, जो केरला का पार्ट है उसके नीचे में है। बांदीपुर कर्नाटक में है, बिल्कुल सही है, इसी का पार्ट है। मैंने अभी जो बोला है ट्राई जंक्शन, मतलब तीन राज्य का नाम लिया है। वायनाड, ये भी कर्नाटक में है, और ये भी आपको वायनाड केरला का भी में भी पड़ता है, तो वायनाड ये पार्ट, यानी क्या ए सी डी के बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों, आप जानते हैं कि बीपीएससी में 5 विकल्प पूछने की परंपरा रही है।
हाल के एग्जाम से आप अनुभव ले सकते हैं, इसीलिए आपको इस तरीके से मेहनत करना पड़ेगा। यानी आप तुक्का नहीं मार करके पास कर सकते हैं, बट मैं जो आपको ट्रिक्स दूंगा, स्मार्ट तरीका दूंगा, आप उससे जरूर पास कर जाएंगे नॉलेज रीच करके। चलते हैं दोस्तों सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, पहले दोस्तों आप लोग बना लेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त की गई है। दोस्तों ये एंशियंट का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ मिक्स क्वेश्चन मिलेगा। कहता है कि अगर अभिलेख की बात किया जाए तो कौन सी भाषा है, तो हम लोग देखते हैं इसमें कौन नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ सिर्फ आंसर नहीं बताता हूं, मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे, हाउ टू अप्रोच इन एग्जामिनेशन हॉल, कैसे अप्रोच करना है। हम लोग सबसे पहले देवनागरी को हटाते हैं, क्योंकि देवनागरी नहीं है, ये देवनागरी हट गया, देवनागरी, यानी कि मेरा ये दोनों विकल्प कैंसिल हो गया दोस्तों। अब हम लोग 50-50 पे पहुंच चुके हैं, या तो आपका आंसर ए होगा या तो बी होगा। देखते हैं फिर से, ये शारदा, ये शारदा नहीं होगा, ये शारदा भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं कौन है। ये मेरा आंसर क्या है, ए, क्योंकि ये ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरेमाइक, ग्रीक, ये मेरा आंसर है। उस समय अशोक के जो अभिलेख था उसमें यही चार, जो ब्राह्मी अब भारत में चलता था, खरोष्ठी अरेमाइक जो है आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले पार्ट में चलता था, और ग्रीक जो बाद में इसका जो आविर्भाव होकर के बढ़ा उसमें ग्रीक आ गया। यानी क्या आप देख रहे हैं कि मेरा फाइनल आंसर क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यानी मेरा ए हो गया। और देवनागरी तो जानते हैं बहुत बाद आया, जो वर्तमान में हम लोग यूज करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी पहल मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी से जुड़ी हुई है। दोस्तों देखिए, अब ये बात आता है कौन कौन सा टेक्नोलॉजी, यानी कि आपको करंट जब करेंगे तो ध्यान में रखना है, इन जो मंत्रालय है, मंत्रालय से क्वेश्चन आप जरूर करेंगे। जिज्ञासा बिल्कुल सही है, विज्ञान ज्योति बिल्कुल सही है, गति बिल्कुल सही है, साथ ही इन चारों का चारों जो आपका स्कीम है ये महिलाओं से जुड़ा हुआ है, साथ ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ा हुआ है, मंत्रालय से है। इसीलिए इसका आंसर एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, ई होगा। चलते हैं दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्लेड ब्यूरिन, ब्लेड ब्यूरिन, ब्लेड ब्यूरिन, यानी ये देखिए दोस्तों, ये ब्यूरियन, ब्यूरियन का मतलब दफन, क्या होता है दफन, इसका मतलब दफन, यानी दफनाना, यानी कोई मृत्यु हो जाता है उसके डेड बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, या तो जला देते हैं या तो दफना देते हैं। ठीक है, तो वही है, दफनाने की बात आ रही है कि किस परंपरा का उपकरण जो है, प्रकार का उपकरण निम्नलिखित किस परंपरा के परिचायक लक्षण है। दोस्तों ये रहा है उच्च पूर्व पाषाण काल, यानी हिस्ट्री का क्वेश्चन उच्च पूर्व पाषाण काल में रहा है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देखते हैं 5 में कि किस सूफी संत, यानी सूफी संत के बारे में पूछ रहा है, किस सूफी संत का संबंध जो है दक्षिण भारत में, यानी आप जब पढ़ेंगे तो यहां देखेंगे एक अगर भाग समझें, ये दक्षिण भारत हो गया, ये साउथ इंडिया हो गया, और इधर का जो पार्ट हो गया ये नॉर्थ इंडिया हो गया। तो ये कहता है कि सूफी संत का संबंध दक्षिण भारत में सूफी मत के प्रचार प्रसार से था। दोस्तों देखिए ये क्या कहता है, हजरत अलाउद्दीन साबिर, ये नहीं होगा दोस्तों, ये उत्तर भारत में था। शेख हुसैनी गेसू दराज, बिल्कुल दोस्तों ये दक्षिण भारत में था, यानी आंसर बी। अब हम देखते हैं बी, अब इसमें तो दोस्तों यहीं पर तो मेरा आंसर नहीं जाता है, मेरा तो आंसर इसमें ये भी देखना रहता है कि इसमें और भी तो नहीं है, इसीलिए हम लोग इस माध्यम से अपने आंसर क्वेश्चन को क्या करते हैं और आंसर को रीच करते हैं। ये दिया हुआ है सी, शेख बुरहान, दोस्तों शेख बुरहान भी दक्षिण भारत में है। बहादुर बहाउद्दीन जकारिया, ये दोस्तों उत्तर भारत में है, क्या है ये उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में है। यानी मेरा 2 फिर भी आ गया बी और सी। दोस्तों बी और सी के आधार पर मेरा आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक है, इसीलिए मेरा फाइनल आंसर क्या होगा, ये होगा मेरा फाइनल आंसर ई। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट, आप लोग इस माध्यम से ये भी जानने की कोशिश किया कि बहाउद्दीन जकारिया जो है आपको नॉर्थ इंडिया में ये सूफी मत का प्रचार किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 6 नंबर, 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि खाद्य उत्पादन परक अर्थव्यवस्था
संबंधित है, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था की बात कर रहा है जहां पर कृषि की बात हो। क्या हो? कृषि की बात हो। अब देखते हैं दोस्तों कि एंशियंट काल में कौन से ऐसा काल है जो कृषि जहां पर विकास हुआ था। ये दोस्तों नवपाषाण काल है। क्या है? ये बहुत बाद में हुआ था, नवपाषाण काल में जो है इसका। और अभी भी सच पूछा जाए तो नवपाषाण काल में कई सारी खोज अभी भी कंटिन्यू जारी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? प्रभासगिरी। ये प्रभासगिरी, दोस्तों देखिए, जब ये मैं प्रश्न को देखा तो मुझे अच्छा लगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके बीपीएससी में। और दोस्तों सबसे अच्छा इस जो टेस्ट सीरीज का या प्रैक्टिस सेट का मुझे क्या लगा कि ये बहुत अच्छे से बनाया गया है। सच में अगर इस जो मैं करवा रहा हूँ अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी एक सीट निश्चित है। हम देखते हैं ये प्रभासगिरी आखिर है कहाँ। ये यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। ये जैन का और हिंदू का क्या है? तीर्थ स्थल है। अब बताइए, जैन ए और सी के आधार पे आप लोग इसका आंसर क्या मारेंगे? उपर्युक्त में से एक से अधिक, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। दोस्तों आप लोग अपने जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पैटर्न में परिवर्तन करेंगे। मैं आपसे इस बात को रिक्वेस्ट करके कह रहा हूं क्योंकि बीपीएससी में ई 5 ऑप्शन है और 5 ऑप्शन आपको पूरे भारत में अगर ऑब्जर्वेशन किया जाए तो एक दो स्टेट में ही कुछ ऐसा है, जैसे छत्तीसगढ़ स्टेट में भी 5 ऑप्शन का विकल्प है। तो इसीलिए बिहार एक यूनिक स्टेट है जहां पर 5 ऑप्शन के साथ आपको खेलना पड़ेगा। और सच पूछिए तो 5 नहीं है, ये 6 है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यानी हो सकता है ऐसा कि इसमें से कोई भी ना हो, इसीलिए फिर भी आपको ई मारना पड़ेगा। नेक्स्ट, इसीलिए मैं कहता हूं मेरे साथ जुड़ने का मतलब है कि आपको नॉलेज रीच करवाना। और नॉलेज रीच के माध्यम से दोस्तों नॉलेज का कोई काट नहीं है, यानी लेबर मेहनत का जो है कोई सब्सटीट्यूट विकल्प नहीं होता। देयर इज नो एनी सब्सटीट्यूट ऑप्शन इंसाइड ऑफ लेबर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। दासबोध। दासबोध दोस्तों किसका है? पुस्तक है। तो हम लोग जानते हैं दासबोध किसका है? रामदास का है। क्या है? किसका है? रामदास का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। आप लोग दोस्तों, मैं आपसे पहले ही बोल दिया था कि आप लोग पॉज करके आंसर देने की कोशिश करेंगे और इत्मीनान से आंसर देंगे, फिर मेरे साथ आप आंसर को देखेंगे कि आपका आंसर सही है या गलत। 9 नंबर क्वेश्चन ये कहता है बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक की मैं बात करूं तो हम जानते हैं कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन कौन है। राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ये नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी बिल्कुल सही है। स्वामी विद्यानंद, ये दोस्तों किसान से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? ये किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। रामानंद मिश्र, बिल्कुल दोस्तों, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र दो, यानी कि मेरा आंसर तो आ गया ई। दोस्तों इसके साथ ये मैंने जानने की कोशिश किया कि स्वामी रामानंद का संबंध किससे है? किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं बता दूं आपको, ये 1931 में इसका क्या हुआ है? स्थापना हुआ है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन पर देखिए, महत्व का नहीं है, ऐतिहासिक। कालिदास का मालवी का अग्निमित्रम, बिल्कुल दोस्तों, ये जो है राजा मालवी का और अग्निमित्र का प्रेम कहानी से संबंधित बात है, ये होगा। यानी मैं इसको यस करता हूं। विशाखा दत्त का मुद्राक्षस, ये भी सही है दोस्तों, ये मौर्य कला से जुड़ा हुआ है। ये मौर्य कला से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इतिहास से है। कादम्बरी जो बाणभट्ट का है, ये नहीं है, ये इतिहास का वर्णन नहीं है। यानी दोस्तों देखिए, तो मेरा आंसर तो आ गया। यानी यहां पूछ रहा है नहीं तो मेरा आंसर आ गया नहीं, यानी मेरा आंसर सी है दोस्तों। लेकिन साथ में हम लोग ये जानने की कोशिश कर लिया कि कालिदास का मालवी का अग्निमित्रम, विशाखा दत्त का मुद्राक्षस है। अब हम लोग डी ऑप्शन देखते हैं कि क्या है। डी ऑप्शन कहता है कि कलहन का राजतरंगिणी। कलहन का राजतरंगिणी, बिल्कुल दोस्तों, ये कश्मीर के राजा का है। ये कश्मीर के राजा का वर्णन है, यानी ये भी हो जाएगा दोस्तों। अगर क्या सच में आप लोग इससे पहले क्या कभी बताइए मुझे, क्या इस तरीके से आपने एनालिसिस किया था? अगर किया था तो बहुत अच्छा, नहीं किया था तो मेरे साथ जुड़ करके
एक एक टेस्ट करने की जरूरत है। आप सिर्फ आंसर जानते नहीं हैं, इसके साथ और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन आप जानते हैं जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ज्यादा मदद करेगा। दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। प्रायः समाचारों में देखा जाने वाला शब्द समर्थिंग किससे संबंधित नहीं है? दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि समर्थिंग का संबंध मनी लॉन्ड्रिंग से है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ये हुआ धन शोधन। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब हुआ धन शोधन से है। मैं ये कहना चाह रहा हूं है। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में क्या है कि नहीं है। अब बताइए इसमें ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। यानी दोस्तों देखिए कि ऑप्शन आपका क्या क्या बन रहा है। यानी नहीं कौन कौन है, एक दो तीन, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? ई होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? ई होगा। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आप लोग यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में जा करके, जहाँ डिस्क्रिप्शन होगा उसके नीचे में टेलीग्राम का चैनल दिया होगा और फेसबुक का पेज होगा। आप लोग दोनों जगह से जुड़ सकते हैं और वहाँ पर अपना कमेंट रख सकते हैं कि आप अगर कोई और किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का, जो आपके नज़र में बेहतरीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो, अगर करना चाहते हैं तो आप जरूर उसका नेम लिखें और नाम लिख करके सेंड करें। मैं जरूर उसको करवाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के किसने लिखी है? जो दोस्तों इसका आंसर जेम्स मिल होगा। कौन होगा? जेम्स मिल होगा। नेक्स्ट चलते हम लोग, ये फैक्चुअल नेचर का दोस्त क्वेश्चन है। ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट कहता है कि काइस्त शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस स्मृति में मिलता है? दोस्तों देखिए काइस्त शब्द का जो है ये याज्ञवल्क्य के स्मृति में है। कहाँ है? याज्ञवल्क्य के स्मृति में है। ये क्या है? याज्ञवल्क्य। समझ गए हम लोग? नारद नहीं होगा, पराशर नहीं होगा, मनु नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मैं आपको एक प्रकार का समझिए, रिक्वेस्ट ही समझिए। मैं रिक्वेस्ट करके कहता हूं आपके पास समय बहुत कम है, आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट पर फोकस कीजिए। क्योंकि मेरा जो अनुभव कहता है आप कितना भी पढ़ लें, कितना भी पढ़ ले, कितना भी कोचिंग कर ले, कितना भी कंटेंट बढ़ा लें, यदि आपने प्रैक्टिस सेट पर अपना निगेटिव चेक नहीं किया, मुझसे गलती क्या होती है आपने चेक नहीं किया, तो मैं इस दावे से कह सकता हूं कि सफलता होने में देरी लग सकती है। इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को इस तरीके से करें, एक एक ऑप्शन पे बात करके करें। अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कपित राज सम्मेलन। कपित राज सम्मेलन दोस्तों का संबंध किस आंदोलन से है? ये दोस्तों बारदोली से है। कहाँ है? बारदोली से। बारदोली का संबंध जानते हैं दोस्तों? ये वल्लभ भाई पटेल से है। वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये गुजरात से आप जानते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं कपित राज सम्मेलन। मोपला, यदि मैं एक बात करूं, मोपला, मोपला जानते हैं केरला में हुआ था। ठीक है, नीलगिरी जानते हैं, ये नीलगिरी नील आंदोलन जो है आपने बिहार बंगाल में नीलगिरी आंदोलन हुआ था। पावना, ये भी बंगाल का ही दोस्तों है। पावना विद्रोह जो है बंगाल किसान विद्रोह ही है। इन्हीं सच पूछिए, ये तीनों का तीनों क्या है? किसान विद्रोह है। क्या है? किसान विद्रोह है। और ये नॉर्थ, ये बता दिया मैंने, मोपला केरल हो गया, नील बिहार बंगाल हो गया, और पावना भी बंगाल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA का गठन किया गया। ये दोस्तों एक्ट के माध्यम से हुआ था। ये एक्ट कौन है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए दोस्तों आपका आंसर ये होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जोनाथन डंकन ने 1792 ईस्वी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों इसका जो मैं बता दूं आपको, संस्कृत कॉलेज ये वाराणसी में किया गया है। कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। नेक्स्ट हम लोग दोस्तों देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। भारत में स्त्रियों को शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? सबसे बात दोस्तों मैं बता दूं आपको, इसका आंसर कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा। कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी होगा। ये कब दिया था? कब दिया था? 1854 में दिया था। दोस्तों इससे संबंधित ये बात है कि लॉर्ड डलहौजी जो है ये इसी समय आया था। वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच आया था, डिस्पैच। तो ये वुड डिस्पैच जो है इसी से संबंधित है।
ये वुड डिस्पैच में ही सबसे पहली बात प्राइमरी, सेकेंडरी और जो उच्च शिक्षा की बात की जा रही है वहां पे इसकी शुरुआत की गई थी। शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी दोस्तों इसको कहा जाता है। यदि मान लिया जाए इन्हीं शिक्षा का मैग्ना कार्टा यदि पूछे, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, तो फिर भी अब मारेंगे वुड डिस्पैच का डलहौजी से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग आगे चलते 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें से बताइए कौन सा असुमेलित है। असुमेलित कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें जामा मस्जिद मैं बताने के लिए बता रहा हूं, बट ट्रिक मैं यहां पर बता रहा हूं, ट्रिक क्या होना चाहिए आपके लिए, ये इसको कैसे आप इजीली सॉल्व कर लेते हो सकता है जब फर्स्ट टाइम आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपके लिए टफ लग रहा होगा, बट मैं दावे से कहता हूं कि मेरे ट्रिक्स के माध्यम से आप इजीली इसको क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। आप इसमें सबसे इजी नाम क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन लग रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का स्थापना किया था। इसको स्टार्टिंग का जानता है, ये कुबुल उल इस्लाम इसे से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि नाम से मिलता जुलता है, कु कु। अब देखिए, अब देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि ई का 4 किस में है। ये 5, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी देखिए ई का 4, यानी मेरा आंसर क्या हो चुका? आ चुका है, यानी मेरा आंसर आ चुका है दोस्तों। अब आप लोग क्या करेंगे, 1 1 करके एक एक करके टेली कर लेंगे, मिला लेंगे। ए का 3 मतलब जामा मस्जिद का संबंध क्या होगा? हुसैन शाह सरकी से होगा। ठीक है, बी का 1 यानी क्या? मोट मस्जिद। सच पूछे दोस्तों मुझे पता भी नहीं है, मैं यूपीएससी से लेकर के हर स्टेट पीसीएस मैक्सिमम का मेंस लिखा हूँ, प्री क्वालिफाई करके अनुभव है, करने का मेरा अनुभव है, इंटरव्यू देने का अनुभव है, फिर भी मुझे पता है कि मोट मस्जिद कहाँ है मुझे नहीं मालूम, बट इसके माध्यम से मैं देख रहा हूँ आंसर तो मुझे आ गया, मेरे पास इतना नॉलेज तो है कि मैं इसका आंसर टिक कर लिया, बट एग्जैक्ट सभी का नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ ट्रिक समझना बहुत जरूरी है। इसका क्या होगा? फर्स्ट होगा, सी का 2 होगा, यानी झंझरी मस्जिद इब्राहिम लोदी होगा, और जो बच गया हजार सितून महल ये अलाउद्दीन खिलजी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सहायक संधि। ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये दोस्तों सबसे पहले क्या है? हैदराबाद है। ये सहायक संधि जो है स्टार्ट कौन किया? ये कौन किया था? ये विलियम किया था, लॉर्ड विलियम किया था। कौन किया था? लॉर्ड विलियम किया था। ठीक है, अब लॉर्ड विलियम किया था सबसे पहले, इसका शुरुआत कौन किया है? हैदराबाद किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि, सॉरी दोस्तों ये जो है गलती हो गई मुझसे, ये विलियम वेलेजली है। क्या है? विलियम वेलेजली है, वेलेजली है। क्या है? विलियम वेलेजली है, पूरा नाम विलियम वेलेजली है। अब हम लोग मिलान करते हैं, सुमेलित नहीं है, इसमें नहीं का चेक करते हैं दोस्तों। ये खम, खम जो है केरल में नहीं है, कहाँ है? तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। अब हम आगे चलते हैं, ऊपर चलते हैं, देखते हैं आखिर नेक्स्ट बी ऑप्शन क्या कहता है। एक देखिए मेरा गलत हो चुका है, प्रकाशम दोस्तों ये क्या है मेरा? सही आंध्र प्रदेश में है। कासरगोड कहाँ पे है? ये कासरगोड केरल में है दोस्तों। ये कहाँ है? केरल में है। और ये सीहोर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यानी मेरा दोस्तों 2 ऑप्शन गलत हो रहा है, यानी कि नहीं पूछ रहा था मेरा, नहीं 2 निकल गया, यानी इसका आंसर क्या होगा? फाइनल ई होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सा विकल्प बढ़ते हुए क्रम में बताना है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको बता दूं इजीली कि ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको एक एक करके बता देता हूं, आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। लखनऊ समझौता दोस्तों, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ है। चंपारण सत्याग्रह 1917 का है। असहयोग आंदोलन 1920 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का है। दोस्तों देखिए आपको क्रोनोलॉजी पूछा था, यानी क्या? बढ़ते हुए क्रम में पूछा था। अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा? 16, 17, 20, 30। बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, ए से ही पता चल गया। ठीक है, आप इसमें आप जान भी गए सभी का ऑप्शन क्या है। चलिए दोस्तों
22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन बताता हूं मैं। ये दोस्तों क्या लिखा है, ओवेन मेरेडिथ। दोस्तों ये क्वेश्चन बनाते समय और आपके सामने मैं जस्ट अभी डील कर रहा हूँ, आपको मैं बता दूं आपके संज्ञान के लिए कि मैं आपके सामने अभी वर्तमान में तुरंत सॉल्व कर रहा हूं आपके सामने। मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि एग्जामिनेशन हॉल में आप कैसे अप्रोच करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा पीवाईक्यू का है। क्यों? क्योंकि जब मैं बीपीएससी का प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें मुझे ये टेस्ट सीरीज में आया था ओवेन मेरेडिथ। ये ओवेन मेरेडिथ लॉर्ड रिलीटन से जुड़ा हुआ है, लॉर्ड रिलीटन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओवेन मेरेडिथ एक प्रकार का कह सकते हैं कि ओवेन मेरेडिथ जो है ना एक साहित्य है, एक पुस्तक था इसका। क्या है? एक प्रकार का साहित्य है। ठीक है, एक प्रकार का साहित्य इसका लिखा हुआ है। ठीक है, और क्या सच पूछिए ना, क्यों लिखा ऐसा ओवेन मेरेडिथ क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये लॉर्ड लिटन एकदम कट्टर था, ये एकदम कट्टर इंसान था, ये कट्टर इंसान था। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट ऊपर। 23 नंबर क्वेश्चन, ठगी। ये ठगी प्रथा की बात कर रहा है दोस्तों। ये ठगी प्रथा का श्रेय जो है ये सेलीमैन को जाता है। क्या जाता है? लॉर्ड सेलीमैन को जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऊपर कि और ये ठगी प्रथा जो है ये आपको 1830 में आया है। ठीक है, 1830 में आया है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं ऊपर। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों आपको मैं बता दूं संज्ञान के लिए आपके, ये रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना 1773 में हुआ है। ये सच पूछिए तो ब्रिटिश एम्पायर का ये फर्स्ट एक्ट हमारे इंडिया में लाया गया था। ठीक है, और ये 74 में जो है 1974 में ये पहला अपना कोर्ट एस्टेब्लिश किया है, ये कलकत्ता में। कब किया है? कलकत्ता में 1774 में। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं मुंबई में और मद्रास में उसके बाद किया है। ठीक है, और आप पूछिएगा सर ये किया कौन? ये वारेन हेस्टिंग्स किया है। दोस्तों आप मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, आप लोग लिख लेंगे वारेन हेस्टिंग्स किया है। हम यहाँ शॉर्ट लिख देते हैं वारेन हेस्टिंग्स, एच से हेस्टिंग्स। ठीक है, ऊपर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से घटना अनुसार कौन सा विकल्प बढ़ते क्रम में सत्य? फिर दोस्तों ऊपर वाला बढ़ते क्रम की बात हो रही है, हम लोग बहुत इजीली इसको डील कर लेंगे। बढ़ते क्रम देखते हैं, बढ़ते क्रम क्या होना चाहिए पता चल जाएगा। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो मैं आपको एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूँ बहुत आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। पलासी दोस्तों, ये पलासी जो है ये पलासी ये 1757 में हुआ है। ठीक है, ये वांडीवास 1760 में हुआ है। बक्सर 1764 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये कितना इजी, अगर आप फैक्चुअल नेचर की स्टडी आपने कर रखी है तो आप बहुत इजीली इसको आंसर कर पाएंगे कि पलासी का युद्ध इतना में हुआ है, वांडीवास 1760 में हुआ है और बक्सर 1764 में हुआ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। ये बात आ रही है सत्यशोधक मंडल। सत्यशोधक मंडल ये ज्योतिबा फूले जी का है। दोस्तों ज्योतिबा फूले के बारे में ये एक कहा जाता है ज्योतिबा फूले कि इन्होंने समाज को बढ़ाने के लिए इन्होंने गुलामगिरी की भी रचना किया था। क्या किया था? एक पुस्तक इनकी है गुलामगिरी, ये गुलामगिरी की रचना किया और ये सत्यशोधक मंडल 1873 में लिखा गया था, स्थापना किया गया था। कौन किया है? ज्योतिबा फूले। ठीक है, ये कहाँ किया है? मुंबई में किया है। कहाँ किया है? मुंबई में किया है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आप अभी टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, आप लोग बहुत शांत मुद्रा में करेंगे, शांति से करेंगे, आप धरफड़ करके नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके लाइफ की सवाल है दोस्तों। ये मुझे लगता है कि ये परमानेंट टीचर की वैकेंसी आप लोग के लिए जीवन का एक बहुत बड़ा बेस है, इसीलिए आपको इसको टेस्ट को बहुत इजीली नहीं लेंगे। अपनी जो सेंसेटिव जो आपकी ब्रेन की जो मेमोरी है, एक्टिव मेमोरी है, आप इसे डील करने की कोशिश करेंगे मेरे साथ। मैंने आपको वचन भी दिया है कि आपका सफलता एक सीट आपकी सुनिश्चित है। 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दोस्तों मैं बता दूं आपको, कांग्रेस का अध्यक्ष 1906 में दादा भाई नेहरू जी के ये थे। दोस्तों इसके बारे में ये है, इन्होंने 3 बार अध्यक्ष बना। क्या बना? ये 3 बार अध्यक्ष बना। ठीक है, 3 टाइम अध्यक्ष बना। अब मैं बता दूं कि अगर ये 3 टाइम की बात आ रही है तो ये आपको जो है
दोस्तों बने हैं 1886 में, 1893 में, ठीक है, उसके बाद 1906 में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अब कहता है इसमें मिलान करने वाला। दोस्तों मैं बता रहा हूँ बहुत इजीली तरीके से इसको मैं बताऊंगा आपको, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये गुरु नानक कहाँ है? ये गुरु नानक पंजाब में है। आप लोग इसको पहले डी का 4 कहाँ है उसको ढूंढिए पहले। ये डी का 4 कहाँ है? ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। दोस्तों देखिए कितना इजी क्वेश्चन मेरा निकल गया। 28 नंबर का क्वेश्चन कितना इजी निकल गया, सी। अब आप लोग मिला लेंगे कि ए का 3 नामदेव महाराष्ट्र में है, चैतन्य प्रभु पश्चिम बंगाल में है, सूरदास उत्तर प्रदेश में है। देखिए दोस्तों कितना इजी आप लोग बना रहे हैं। आप लोग को खुशी होनी चाहिए। आप इसी के साथ आप लोग हंसिए और हंस करके बनाइए, क्योंकि जितना ब्रेन पर आपका स्ट्रेस नहीं लेंगे, आपका क्वेश्चन सही होने की संभावना उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है? बंबई में नौसैनिक विद्रोह कब घटित हुआ? दोस्तों ये मैं बता दूं कि बंबई में नौसैनिक विद्रोह खासकर पे को लेकर हुआ था, सैलरी को लेकर हुआ था, खाना को लेकर हुआ था। जो उन लोग को ब्रिटिश और भारतीय जो सैनिक थे उनके साथ जो दोहरी बर्ताव की जा रही थी, उसी को लेकर हुआ था बंबई में। ये ए नंबर इसका फरवरी 1946 में हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है। हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अकबर के सैन्य अभियानों को कालाक्रम में सजाइए। अब देखिए अकबर का सैन्य अभियान के बारे में बात हो रही है। अकबर का सैन्य अभियान दोस्तों मैं बता दूं, इसको भी ट्रिक्स है मेरे पास, इसका भी ट्रिक्स है। आप कहेंगे सर कितना ट्रिक्स आप रखे हुए हैं? दोस्तों सच में वर्तमान जो इरा है, आप यदि पास करना चाहते हैं तो आपको नॉलेज के साथ स्मार्ट स्टडी को डेवलप करना पड़ेगा और ट्रिक्स को भी आपके अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। दोस्तों ये अकबर मान लिया जाए कि अपना घर दिल्ली में बना के रखा हुआ था। हम एक टेक्निक से देखते हैं, ये अपना घर दिल्ली में या आगरा में बना के रखा हुआ था। आखिर चलेगा तो इसको नफरत कहाँ से होना चाहिए? नीचे से नफरत होना चाहिए, यानी मतलब दक्षिण में जो है मुगल काल का नहीं था और ये मुगल से संबंधित है। इससे संबंधित है, मुगल से संबंधित है, मुगल राज से संबंधित है। ये शुरुआत करता है मालवा से। कहाँ से करता है? मालवा से। क्यों? मालवा मध्य प्रदेश में है, ये मालवा से करता है। मालवा सब। अब देखिए ए कहाँ है, यानी आप इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं। ये ऑप्शन कट गया आपका। अब अभी भी चल गए हैं आप 3 पर, यानी आपके साथ 3 के साथ ही लोचा है। फिर मालवा के बाद मध्य प्रदेश के बाद गुजरात आता है, गुजरात के साथ किया है, यानी 1 नंबर, 1 के बाद 2 बी। अब देखिए ए के बाद बी कहाँ कहाँ है, यानी दोस्तों देखिए अब एक रुक जाइए 1 मिनट। ए बी सी, ए बी डी, ए बी सी, यानी कि आपका ये भी कट गया। ए के बाद बी होना चाहिए, ए यानी बी भी करेक्ट है। अब यानी सी और डी पर चल रहा है मैटर आपका। कश्मीर होगा या हल्दी घाटी होगा? दोस्तों आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कोई इंसान गुजरात में लड़ाई किया है उसके बाद एक बार कश्मीर चल जाएगा? कभी नहीं होगा। ये कश्मीर क्यों जाएगा? गुजरात से नज़दीक हल्दी घाटी होगा, यानी मध्य प्रदेश राजस्थान वाला पार्ट होगा, या गुजरात से नज़दीक कश्मीर होगा? निश्चित रूप से हल्दी घाटी वाला पार्ट होगा। गुजरात के बाद हल्दी घाटी आता है, यानी आप देखिए कैसे जा रहे हैं। मालवा, मालवा से गुजरात, गुजरात से हल्दी घाटी, यानी आप डी पे आ गए। अब आपके साथ एक मुसीबत है, सी होगा कि सर ई होगा, यानी कश्मीर होगा कि सिंध होगा? दोस्तों आप बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने पड़ोसी से लड़ते हैं कि जाते हैं विदेश में लड़ने के लिए? आप सोच के देखिए, सबसे पहले ये कहाँ जाना चाहिए इसको? सिंध जाएगा या कश्मीर जाएगा? निश्चित रूप से कश्मीर आएगा, उसके बाद सिंध जाएगा। ठीक है, अब इसी के माध्यम से आप बनाइए। आप कहेंगे सर आंसर तो मेरा आ गया, डी के बाद सी, डी के बाद सी, मेरा आंसर आ गया, यानी आपका आंसर सी करेक्ट हो गया। अब जान लिए इसके बाद ये आपका आंसर असीरगढ़ लास्ट में है। चलिए दोस्तों, कितना इजी आपने इसको डील किया है, आप जरूर आपको अच्छा लग रहा है। दोस्तों मैं आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे लिए एक थोड़ा सा काम कीजिए। आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं इतने अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आपका एक थोड़ा सा दायित्व तो होना ही चाहिए मेरे लिए कि सर को कुछ मदद करें। तो मदद करने के लिए इतना ही करें, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी कहें कि ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप शेयर करें अपने मित्रों के बीच में, अपने दोस्तों के बीच में, और इसको लाइक जरूर करें दोस्तों। इससे क्या हो गया, मुझे पता चलेगा कि आप लोग ये मोटिवेशन के लिए, मेरा
समझिए एक प्रकार का जो फी है, ये यही तीनों फी है मेरा। 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ये इस्पात उत्पादक है और लौह अयस्क का स्रोत है। अब हम लोग मिलाने की कोशिश करते हैं कि कौन सही है। दोस्तों देखिए, ये बता रहे हैं हम आपको, ये भद्रावती, ये भद्रावती जो है आपको कहाँ है? ये आपको केमानगुंडी में है। ये भद्रावती कर्नाटक है और ये केमानगुंडी भी कर्नाटक है। ठीक है, ये कर्नाटक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में केटी लिख देते हैं। मेरे पास जगह कम है और मैं चाहता हूँ आप लोग ऐसे ही करें। भिलाई, भिलाई राजहरा, डली राजहरा। ये भिलाई क्या होगा? डली भिलाई कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। डली राजहरा में है और ये छत्तीसगढ़ का पार्ट है। जमशेदपुर झारखंड में है। तो झारखंड कहाँ से लेता है? गुरु महिषासानी मही पानी से लेता है। एक्चुअली दोस्तों मही पानी गलत लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है, महिसानी होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और ये कुल्टी आसनसोल वेस्ट बंगाल पड़ता है, तो ये क्या होना चाहिए? ये गोवा होना चाहिए। अब देखिए इस आधार पे दोस्तों आपका क्या 32 का आंसर ए होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है? 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, इसमें भी मिलान करने वाला नारियल। दोस्तों नारियल में भी ट्रिक्स है, यहाँ पर भी ट्रिक्स है। सॉरी, नारियल में मैं बोल दिया ट्रिक्स है, यहाँ पर भी ट्रिक्स है। ये फसल है और ये प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। अब बताइए दोस्तों, मैं एक बार पढ़ रहा था, तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री जो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी जब मैं पढ़ रहा था तो वहां पर देखा कि चाय जो है केन्या में है। चाय केन्या में है। यदि मैं डी का 4 मारूं तो डी का 4 तो एक में है, यानी मेरा आंसर आ जाना चाहिए। देखते हैं क्या सच में मेरा आंसर आ चुका है? नारियल। नारियल कभी भी आप देखें हमारे भारत में नारियल कहाँ होता है? या तो केरला में होता है, यानी कोस्टल एरिया में होता है, या तो पानी की जहाँ पर प्रचुरता होती है वहाँ पे आता है, या जहाँ पर नमी वाला क्षेत्र, सॉरी साल्टी जहाँ पे होना चाहिए, आपकी पानी जो है नमकीन होना चाहिए। अब देखिए कहाँ पे कौन सा देश आपको लग रहा है? पापुआ न्यू गिनी। बिल्कुल दोस्तों, ये पापुआ न्यू गिनी असल में है कहाँ पे, मैं आपको वो बताता हूँ। ये जब आप मैप खोलेंगे दोस्तों, आपके पास यदि पास मैप हो तो मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैप खोल के बैठें। ये पापुआ न्यू गिनी आपको जस्ट ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर में देखिए, ओसेनिया वाला पार्ट में आपको पापुआ न्यू गिनी मिलेगा। ये पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, आप उसको काउंट राउंड कर लीजिए, घेर लीजिए, जिससे आप कभी भी देखें तो आपको याद रहे। यानी नारियल जो है पापुआ न्यू गिनी, यानी ए का 3 मेरा आंसर दोस्तों आ चुका है। फाइनल में आप जा सकता हूँ इसके साथ, ट्रिक्स के साथ, कि मेरा आंसर आ चुका है ए का 3, बी का 2, यानी केला का जो है क्या होना चाहिए? सॉरी मैं क्या बोल दिया, मैंने क्या क्या लगा दिया आपको? यानी ए का क्या होगा? 32 का, 32 नंबर का ए होगा दोस्तों। मैं गलती आपको बता दिया हूँ, इसका ए होगा आंसर। ये आप कैंसिल कर लेंगे। 32 का क्या होगा आंसर? ए होगा दोस्तों। क्यों ए होगा? क्योंकि नारियल का जो है पापुआ न्यू गिनी होगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं सही तो जा रहा था। डी का अगर 1 लगाया तो डी का 1 तो यहाँ पे है। ओ माय गॉड, देखिए कितना मिस्टेक होता है दोस्तों। अब देखिए मैं अपनी इस गलती से, आज की गलती से एक बात और आपको सीख देना चाहता हूँ। सिली मिस्टेक, एक प्रकार का सिली मिस्टेक होता है, इसी को मैं कहता हूँ सिली मिस्टेक। इसीलिए आप लोग टेस्ट दी देखिए, इतना नॉलेज गेन करने के बाद भी मैंने गलती ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अब मेरे इस गलती से आप सीख सकते हैं कि जब यहाँ पर हम क्या मार रहे हैं, डी का 1 मार रहे हैं और यहाँ डी का 4 टिक कर रहे हैं। देखिए कितना मैं गलत कर रहा हूँ। इसी को कहते हैं दोस्तों सिली मिस्टेक। आप लोग इससे बचिए, मेरे गलती से आप लोग सीख लीजिए। आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में गलती ना करें। मेरा आंसर देखिए कितना हम इजी मार रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हम क्या मार रहे हैं? टिक। इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक, यानी इसका फाइनल आंसर ए होगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग चलते 33 नंबर क्वेश्चन पे। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है भारत में? दोस्तों ये वारन द्वीप है। कौन है? वारन द्वीप है। ये अंडमान निकोबार आपके अंडमान निकोबार में है आपको। ठीक है, वारन द्वीप अंडमान निकोबार में द्वीप में। ठीक है दोस्तों, ये आपको अमीनी द्वीप लक्षद्वीप वाले पार्ट में अरब की खाड़ी में है। अमीनी का भी अरब की खाड़ी में है। और नारकंडम ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, ये भी तो है अंडमान में ही, बट ये क्या है? डेसिडुअस, मतलब डीएक्टिव है। क्या है? डीएक्टिव है। आप सुसुप्त कह सकते हैं इसको, सुसुप्त है। चलते दोस्तों नेक्स्ट 34 नंबर। भारत में भ्रंसन घाटी, भ्रंसन घाटी, भ्रंसन घाटी का दोस्तों मतलब ये हुआ
कि कोई पहाड़ी यहाँ है, कोई पहाड़ी यहाँ है और ये दोनों के बीच में बहती हो। कोई ऐसी रिवर का नाम बताइए जो पहाड़ी हो, ये यहाँ भी बीच में बहने वाले हो, इसी को भ्रंसन घाटी बोलते हैं। महानदी दोस्तों, ये तो डायरेक्ट कहाँ गिरती है महानदी? अब दोस्तों आप लोग इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आप निश्चित रूप से आपकी सीट एक निश्चित है, बट आप साथ साथ विकिपीडिया भी करके चलेंगे कि महानदी का आखिर कहाँ गिरती है। ये आपको गिरती है बे ऑफ बंगाल में, कावेरी भी गिरती है बे ऑफ बंगाल में, सुवर्णरेखा भी गिरती है, सुवर्णरेखा जाकर के मिल जाती है तो सुवर्णरेखा भी। अब नर्मदा, नर्मदा गिरती है कहाँ पे? इसका आंसर क्या होगा? नर्मदा। नर्मदा जो है विंध्याचल, ऊपर में इसका नाम हो गया विंध्याचल। अगर मैं आपको शॉर्ट में लिखूं तो विंध्याचल, और ये हो गया सतपुड़ा, ये हो गया सतपुड़ा। यानी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से होकर आपको खंभात की खाड़ी के निकट ये नर्मदा रिवर क्या होती है? गिर जाती है अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में, अरब ओशन में गिरती है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे चलते 35 नंबर क्वेश्चन पे। इस प्रकार से मैं बोला था आपको कि हम लोग एक क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे हैं, हम इसके साथ साथ 200 क्वेश्चन 50 करेंगे तो 200 क्वेश्चन का आंसर कर लेंगे। और यही तो आपके लिए जरूरत है। आपको अभी कल ही तो एग्जाम नहीं है ना, अभी आप अपने नॉलेज पर बना फोकस कीजिए और अधिक से अधिक टेस्ट देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अधिक से अधिक क्लास करेंगे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। अधिक से अधिक आप रीच नॉलेज बढ़ाएंगे ये ठीक है, बट टेस्ट ज्यादा मारना, क्योंकि सिली मिस्टेक अभी हम देखिए, आपने सिली मिस्टेक हुआ मुझसे। कौन सा अजैविक घटक नहीं है? नहीं है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट घटक नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब देखिए ये क्या आता है अजैविक घटक, यानी कि अब ये अजैविक घटक नहीं है, यहाँ सवाल ये जैविक है। क्या है सवाल? क्या है सवाल? क्या है? जैविक है, जैविक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 36। अतः वैगनर के अनुसार महाद्वीपीय प्रवाह, जो कंटिनेंटल फ्लो की बात हो रही है, महाद्वीपीय प्रवाह के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बल? यदि यदि दोस्तों यदि आप सभी मास्टर साहब, मैं तो पहले से आप लोग को मास्टर साहब बोल रहा हूँ कि आप सभी इसमें से कोई अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट होंगे तो उनके लिए भी मैं बहुत इजीली एक्सेस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बाइलिंगुअल स्पीक कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। तो आपको मुझे नहीं लग रहा है कोई किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा होगा अंडरस्टैंडिंग को लेकर के, क्योंकि मैं बहुत ईजिली, और हिंदी आप बिहार से हैं तो हिंदी आपकी समझ बूझ में आई ही होगी, और इंग्लिश मीडियम से ही हैं तो मेरे समझने में मुझे नहीं लगता कि मैं क्लियरिटी बोल रहा हूँ तो आपको कोई दिक्कत होगा। आप कहता है कि कौन सा इसमें बल उत्तरदायी है? दोस्तों ये ज्वारीय बल है। कौन है? ज्वारीय बल है। ठीक है, ये फ्लो जब अंदर में कॉन्टिनेंटल फ्लो होता है, ठीक है, तो इसमें ज्वारीय बल उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है नागा जनजाति की बस्तियां सामान्यतः अवस्थित होती है, नागा जनजाति। अब नागा जनजाति देखिए क्या है, नागा जनजाति मतलब नागालैंड से संबंधित होगा, जहां तक मैं समझ पाऊँ, मेरे कॉमन सेंस क्या कह रहा है। ये कॉमन सेंस दोस्तों मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, ठीक है। अब कहता है कि नदी, इसको आप हटा दीजिए, ये भी हटा दीजिए, 50-50 पे। कटक, यानी पहाड़ी में ही कटक होता है, और पहाड़ी ढाल, पहाड़ी ढाल पे नहीं होता दोस्तों, ये कटक शिखरों पे होता है। और नागालैंड की हाईएस्ट पीक सारामती है। क्या है? सारामती है, ये भी आप जान गए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नागालैंड, नागा जनजाति, नागालैंड। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको मिलान करना है, ये कारपेंट्रिया की खाड़ी कौन सा सही? दोस्तों देखिए मुझे नहीं पता इसमें कौन सा सही है, बट मैं आपको निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको बहुत इजीली कर लेंगे। कारपेंट्रिया की खाड़ी दोस्तों, कारपेंट्रिया की खाड़ी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? हम इसको राउंड करके ऑस्ट्रेलिया लिख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में लिख रहे हैं, ये मेरा गलती है। पोहाई, पोहाई की खाड़ी दोस्तों कहाँ पे है? आपको ये थाईलैंड में है। पोहाई की खाड़ी कहाँ है? कंबोडिया में है दोस्तों, सॉरी, ये क्या है? कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है, मैं आपको कंबोडिया लिख दिया। ये टोंकिंग की खाड़ी कहाँ पे है? ये वियतनाम में है। कहाँ है? वियतनाम में है, ठीक है। वर्तमान की खाड़ी कहाँ पे है? म्यांमार, बिल्कुल सही है। अब हमको सही पूछ रहा था, मैंने सही मार दिया टिक, और आप लोग इसके साथ ये भी जान लिए कि इसका ये कहाँ कहाँ पे है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है? बुशमैन, ये बुशमैन दोस्तों जनजाति है। ये क्या है? जनजाति है, ट्राइबल ग्रुप से। कहता निवास स्थान कहाँ है? कालाहारी। ये कालाहारी दोस्तों कहाँ है? ये अफ्रीका में है। कहाँ पे है? अफ्रीका में है, ठीक है। ये बोत्सवाना देश है, वहां पे है। कहाँ पे है? अफ्रीका में, बोत्सवाना, मैं लिख दूं यहाँ पे बोत्सवाना,
बोत्सवाना। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान पाया जाता है। दोस्तों देखिए, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, हम इसको क्या करते हैं, 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, भूपरपट्टी हो गया। सॉरी, इसको मैं यहां से मिला देता हूं जिसे समझ जाएंगे आप लोग। भूपरपट्टी हो गया दोस्तों, ये बीच वाला पार्ट मेंटल हो गया, और ये दोनों जो देख रहे हैं आप, ये दोनों, ये हो गया क्या, ये क्रोड हो गया। इसी में आंतरिक और बाह्य होता है। चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं आखिर क्या इसमें पूछ रहा है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक आयतन और द्रव्यमान किसका है। दोस्तों अगर मैं आपको लेंथ की बात करूं, डेप्थनेस की बात करूं, गहराई की बात करूं, तो इसकी गहराई जो है मैं लिख देता हूं 34 किलोमीटर तक होती है। इसकी गहराई 29, मेंटल का 2900 किलोमीटर होता है। दोस्तों मैं यही लिख रहा हूं, 2900 किलोमीटर की हो रही है, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज चाहिए 2900 में। और इसका जो यहां से यहां तक की गहराई जो होती है, यहां से यहां तक 6400 होता है। क्या हो रहा है, 6400 हो रहा है। देखिए दोस्तों, कितना इजी आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। आप ही बताइए मुझसे कि आप अगर जोड़ घटाव करें, 3400 कभी नहीं होगा, 34 किलोमीटर वाला कभी नहीं होगा। ये अगर मान लिया जाए 2900 तक जाएगा, अगर पूरा देखें तो 3400, अगर 3000 भी मान लेते हैं, तो 64 से 100 से अगर घटा दे 3000, तो 3400 बचता है। फिर भी ये ज़्यादा है, मतलब नीचे वाला ज़्यादा पार्ट बचा हुआ है। अब हम इसका बात कर रहे हैं, आंतरिक होगा या बाह्य होगा। इसका दोस्तों आंतरिक, इंटरनल क्रोड जो है आपको सर्वाधिक आयतन है। क्या है, सर्वाधिक, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा। क्या होगा आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 40 नंबर। दोस्तों मेरा समझाने का तरीका, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, मैं आपसे आशा करूंगा कि आप कमेंट जरूर करें। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या सुधार करनी चाहिए, और हम आप लोग के लिए और क्या बेहतर कर सकते हैं। भूतापीय शक्ति मुख्यतः क्या है। अब देखिए, भूतापीय यानी जियो थर्मल के बारे में बात हो रही है, जियो थर्मल पावर के बारे में बात हो रही है। ये नवीकरणीय है। क्या है, नवीकरणीय है। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों मैं मानता हूं, हो सकता है, मुझे नहीं ये एग्जैक्ट पता कि आप लोग टेस्ट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, दे भी रहे होंगे, एग्जैक्टली दे रहे हैं टेस्ट, बट क्या सच में टेस्ट देने का तरीका मैं जैसे करवा रहा हूं वैसे कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो जरूर यहाँ के जितने टेस्ट में करवा रहा हूँ वहाँ से सीखने की जरूरत है, और आप अपनी सीट को सुनिश्चित करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास है सर्विस को एक्वायर करने का। इसीलिए आप लोग इस बार कोई भी मिस ना करें। आप लोग जहाँ से कंटेंट मिलता है, बेहतरीन कंटेंट मिलता है, उसको सर्च करें और आप उसको अपने आप में एग्जीक्यूट करें, यानी क्रियान्वयन पर फोकस करें। इससे आपकी सुनिश्चित पक्की है, क्योंकि बीपीएससी जानते हैं सर, मैं आप लोगों को पहले से मैं मास्टर साहब और सर की संज्ञा दे रहा हूं। आप लोग जानते हैं बीपीएससी 68 में चौंका चुकी है, यानी प्रश्न की प्रकृति को चेंज कर चुकी है। आप लोग को इससे संभलने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है कि हमको कैसे तैयारी करना चाहिए। अपने नॉलेज को रीच कीजिए। मीन्स दोस्तों मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न, ये रेलिवेंट कब बना ये मैं बता देता हूँ। ये आप जान रहे हैं, रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी पूर्ण रूप से समाप्त हुआ नहीं है। तो रसिया यूक्रेन के वॉर से संबंधित है दोस्तों, ये डी आंसर होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि कौन सा अधिनियम जो है केंद्र शासित प्रदेश यूटी के बारे में बात हो रही है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात हो रही है, कि अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों देखते हैं हम लोग क्या होना चाहिए। अगर दोस्तों देखिए, सच में अगर मुझसे पूछिए, अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में रहता तो कैसे इसको डील करता। दोस्तों एक बार बीपीएससी के द्वारा जब मैं एग्जाम दे रहा था, तो 7th शेड्यूल से, 7th जो अमेंडमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछा था। दोस्तों अगर मैं नहीं भी जानता हूं ना, क्योंकि अब बताइए, आप ही बताइए, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ कि कुल मिलाकर के अभी रिसेंट देखा जाए तो 106 अमेंडमेंट हो चुका है। क्या सामान्य ब्रेन की क्षमता है कि 106 अमेंडमेंट को याद करें? नहीं याद करना है ना। तो आपसे मैं यही गुजारिश करूंगा कि कुछ अमेंडमेंट जो इंपॉर्टेंट है आप लोग उसको याद कर लीजिए। जैसे 42 है,
44 हो गया, जो अभी रिसेंट का जो 100 के बाद जो कुछ अमेंडमेंट हुआ है, आप उसको ज़रूर देख के जाएँ। और जो पहले का जो है, कुछ जो इम्पोर्टेंट एजुकेशन को जो जब जो राइट टू एजुकेशन लाया था, उसको देख लें। जो 21 साल का जो एज किया गया था, उसको आप ज़रूर देख लें। इसका आंसर होगा क्या? 7th होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग दोस्त 44 नंबर क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्या कहता है? ट्रेंच के बारे में बात करें। ट्रेंच मतलब खाई, गर्त। दोस्तों मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आप हिंदी जो आप जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, बुरा नाराज नहीं होंगे, क्योंकि एक आदत सी हो गई है। बट जो जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए तो इजी होगा, बट हिंदी मैं चाहूँगा कि आप ऐसे शिक्षक बने समाज में, गांव में, और जिस विद्यालय में जाएं आपकी पदोन्नति हो, ट्रांसफर आप या वहाँ पर आपका अपॉइंटमेंट हो, तो आपके लिए एक, आप सबके लिए एक एग्जाम्पल बने कि देखिए फलाना सर है, कितना बेहतरीन पढ़ाते हैं, आप इससे सीख सकते हैं। आप क्या कहते हैं कि कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है? पैसिफिक ओशन में कौन सा नहीं है? देखिए दोस्तों, मेरियाना ट्रेंच जानते हैं वहीं पर है, ये तो है। टोंगा भी है, अलुसियन भी है, सुंडा। अब दोस्तों देखिए, सुंडा गर्त नहीं है, सुंडा गर्त हिंद महासागर में। कहाँ है? हिंद महासागर में है। हम यहाँ लिखते हैं इंडियन ओशन, इंडियन ओशन। अब इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा आंसर? सी होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन। कौन सा भौमिकीय काल शिलाओं के अभिनव जमावों से संबंधित है? ये दोस्त क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? होलोसीन होगा। ये फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आप लोग के ही डिमांड पर दोस्तों मैंने ये डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह आईएएस का मैंने टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस सेट लाया है। आप लोग इसको जरूर प्यार दें, आप लोग जरूर इसको देखें, दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यही मेरा एक प्रकार का क्या कहा जाए, गुरु दक्षिणा होगा। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है दोस्तों? ये अमेरिका में है। कहाँ पे है? यूएसए में है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। क्या कहता है? धौलाधर और पीर पंजाल कौन सी श्रेणियां में अवस्थित है? दोस्तों देखिए, अगर मैं बताऊं आपको, ये मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का देखा जाए, ये मेरा ऊपर का पार्ट अगर हो गया, तब अगर मुझे बात कहा जाएगा, तो ये जो मेरा पार्ट है 3 श्रेणी में डिवाइड हो जाता है। ये ट्रांस, अब हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, आदत हो गई है एक अच्छे पढ़ाने की, समझाने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपने आप को बेहतरीन बनाएं। ये हो गया ऊपर वाला ट्रांस, ये हो गया आपको क्या, डेट, और ये हो गया मीजो। यानी क्या, जो लास्ट वाला जो होता है मेरा, वो हो जाता है। अब सच पूछिए, इसके भी नीचे है, ये शिवालिक है। ये क्या है? शिवालिक है। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, ये लेसर हिमालय है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब लेसर हिमालय बोलते हैं। अब बताइए, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, धौलाधर और पीर पंजाल कहाँ पे है? धौलाधर और पीर पंजाल जो है आपको लघु हिमालय का पार्ट है, यानी लेसर हिमालय का पार्ट है, तीसरा वाला का पार्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम लोग। 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? एकस्वरवादी संत मतलब क्या? एकस्वरवादी संत की बात हो रही है, मतलब क्या? जो है कोई एक है, क्या है? वन है, यानी एक है। अब देखिए, कबीर साहब जानते हैं, कबीर साहब की बवानी आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा। कबीर साहब बचपन में भी किताब में दिया हुआ है। गुरु नानक, ये भी है। रामदास, ये भी है। तुलसीदास जी नहीं है, तुलसीदास जी राम भक्त रहे हैं। और ये इसके पीछे एक भी और रीजन है दोस्तों। ये जो है, ये आप अपने आप को निर्गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? ये निर्गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा मेरा? एकस्वरवादी संत हैं, तो ये मेरा आंसर ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जस्ट मुझे मिस्टेक हो रहा था, मैं डी को मार रहा था, बट मुझसे देखिए अभी जस्ट हमको एक याद आया कि इसमें तो है लिखा हुआ कौन है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बहुत इत्मीनान से आप आंसर करने की कोशिश करेंगे, एक अधिक। इसलिए इसका 49 नंबर। भारत में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक क्षेत्रफल में है? दोस्तों मैं बता दूंगा आपको, अगर मैं क्षेत्रफल वाइज बात करूं, सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी है, जिसकी जो एरिया है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर बिहार भारत में है। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी है। अगर मिट्टी का अगर आपको देखें दोस्तों, लीजिए आपके लिए ये भी एक बेहतरीन एनालिसिस। आपको मैं इस तरीके से मैं बता दूं कि आप कभी नहीं भूलेंगे, नहीं कहीं क्लास की जरूरत है आपको। मैं आपको ये वचन देता हूं कि यदि आप मेरा एनालिसिस देख लेते हैं, तो आपको कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है, आप यहां से डील करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा मैक्सिमम पार्ट जो है जलोढ़ का पार्ट हो गया। ये मेरा यहाँ का पार्ट जो है
काला काली मिट्टी है। ये मेरा क्या हो गया, ये ब्लैक सॉइल हो गया, ये ब्लैक सॉइल है, ये मेरा अलुवियल सॉइल हो गया। ये जो पार्ट है ये लाल मिट्टी का पार्ट है, रेड सॉइल हो गया। ठीक है, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो, लेटेराइट। और लेटेराइट जो होता है दोस्तों, ये होता, ये जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, ये जो पश्चिमी घाट कह सकते हैं आप, जहाँ पे पश्चिमी जो दक्षिण पश्चिम मानसून का जो अटैक होता है, यहाँ पे लेटेराइट हो गया। क्या हो गया, लेटेराइट हो गया। अब बताइए सबसे ज़्यादा एरिया क्या है, जलोढ़ का है। ठीक है दोस्तों, अब आपको एरिया भी पता चल गया। दोस्तों आज के इस सीरीज का मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को भगा करके नहीं करवाना, क्योंकि आप लोग का सफलता मुझे जरूरी है, आप मेरे लिए ज़्यादा जरूरी आपकी सक्सेस है। इसीलिए मैं आज के सेट का 50-50 क्वेश्चन करवाऊंगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत ईजिली तरीके से इस चीज़ को, नॉलेज को गेन करते हुए करेंगे। और पर डे आप एक एक वीडियो में अपलोड करूंगा, आप देखेंगे, आप इससे अपने नॉलेज को इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ? कैलिडोनियन युग में हुआ है। ठीक है दोस्तों, कैलिडोनियन युग में हुआ है। दोस्तों आप, ये आज का मेरा लास्ट क्वेश्चन हो गया। मैं आपको जस्ट, मैं आपको नेक्स्ट डे 51 से लेकर 100 तक करवाऊंगा। दोस्तों मैं आपको ये नहीं कहूँगा बीपीएससी से डरिए, बट मैं ज़रूर कहूँगा कि बीपीएससी 68th जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिया, उसे पैटर्न में परिवर्तन किया है। हो सकता है कि जो बीपीएससी सरकार के द्वारा, जो बीपीएससी आयोग को जो टीचर जो अपॉइंटमेंट करने के लिए जो एग्ज़ाम लेने को दिया गया है, हो सकता है कि बेहतरीन एग्ज़ाम लेगा। क्वेश्चन का लेवल स्टैंडर्ड ऐसे ही रहेगा। इसीलिए आप लोग इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े करें और आपकी अपनी सफलता को फिक्स करें। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। आप मान लीजिए कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका सफलता निश्चित है। धन्यवाद।